मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग क्लासेज का यूट्यूब चैनल। हम 10वीं की साइंस पढ़ रहे थे। लेसन हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5। ये था केमिस्ट्री का लास्ट लेसन। केमिस्ट्री का लास्ट लेसन लगभग आज लगभग 70-80% हो जाएगा, तो थोड़ा सा बचेगा तो 1 या 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम देखा था मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या देखा था? मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। अब इसी को कुछ बुक में मेंडलीव लिख देते हैं कि अब कुछ देखो क्या लिखते हैं। कुछ बुक बोलती हैं कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, समझ रहे हो। कुछ लिखते हैं दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। इसमें जो वैज्ञानिक का योगदान था इस आवर्त सारणी में, वो था हेनरी मोजले का। किसका? हेनरी मोजले का। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा हम तत्वों के परमाणु भार की तुलना में, अभी तक न्यूलैंड थे चाहे मेंडलीव थे, उन्होंने किसको आधार मान के रख किया था तत्व का वर्गीकरण? परमाणु भार को। किसको माना था? परमाणु एटॉमिक मास को, है ना, एटॉमिक मास को। लेकिन इन्होंने बताया कि हम इसको नहीं, एटॉमिक नंबर जो है वो अधिक सुटेबल है। वो तत्व को गुणधर्म बताने के लिए एटॉमिक नंबर अधिक सुटेबल है। हम तत्वों के एटॉमिक नंबर को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण करें। तो इन्हीं के इसी बात पर इन्होंने अपना एक नियम दिया। इन्होंने, जैसे मेंडलीव ने अपना क्या नियम दिया, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, इन्होंने दिया आधुनिक आवर्त नियम। ये पूछा जाता है तो हेडिंग लगा दो बेटा, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। चलो, अब इन्होंने क्या, मूल आवर्त नियम मेंडलीव वाले नियम में क्या था? उसमें था कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें क्या होगा? लिखो, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि वहां पे भार की बात की गई थी, यहाँ पे परमाणु क्रमांक की बात की जा रही है। ठीक है, समझ गए? चलो, इतना ही इन्होंने। और इस नियम को किसने दिया? हेनरी मोजले के अनुसार है ये नियम। ठीक है, ये चीज भी डाल लेना आप। हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हेडिंग डालो आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी डाल लिए हेडिंग। लिखो, हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु क्रमांक को आधार मानकर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया, जिससे एक नई सारणी का निर्माण हुआ। इसी नई सारणी को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इसी नई सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी विशेषताएं भी हैं। इसकी बेटा क्या है? विशेषताएं भी हैं। आप विशेषताओं की हेडिंग अलग से लिखोगे बेटा, हेडिंग अलग से लिख लो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं।
चलो बेटा लिखो। देखो ये जो आवर्त सारणी है इसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ कह लो या कॉलम कह लो, जो कहो। ऊर्ध्व मतलब पड़े हुए ये वाले 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें, पहले पॉइंट पर लिखो, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं, जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो बेटा, इस आवर्त सारणी में, ये वाले, इस आवर्त सारणी में सात क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये वाली क्षैतिज पंक्तियां, ये वाली, और ये वाले जो थे ये समूह थे 18। ठीक, ऊर्ध्व कॉलम ये वाले हैं, ये वाले ऊर्ध्व कॉलम हैं, और ये वाले क्या हैं, क्षैतिज पंक्तियां हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें आवर्त इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 18 समूह हैं और कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और आधुनिक एक और लिख लो, तत्वों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, ये भी लिख लेना आप। अब थोड़ा मैं ढांचा दिखाना चाहूंगा, आपकी बुक होगी तो बुक में बनी होगी, थोड़ा मैं ढांचा दिखा के उसे समझाना चाहूंगा। ठीक है, तब तक आप एक पॉइंट और लिख लो। शायद मार्कर भी मेरा नहीं चल रहा है तो इंक डालना चाहूंगा मैं वैसे, पर जब तक फीका नहीं पड़ता अभी बना लेंगे हम। इसका ढांचा बनाना चाहूंगा मैं, आप लिख लो एक पॉइंट और। लिखो बेटा। चलो मैं तब तक बना लेता हूँ। हाँ तो बच्चों ये हमारी आवर्त सारणी का ढांचा है। देखो हमारी आवर्त सारणी को ब्लॉकों में बांटा गया है। किसमें? ब्लॉक में। अब ब्लॉक क्या होते हैं मैं भी समझाता हूँ। ये जो 2 ब्लॉक यस में है, 2 समूह यस में है। पहला दूसरा समूह किस में आता है? यस ब्लॉक में आता है। 3 से 12 तक के समूह डी ब्लॉक में आते हैं। 13 से 18 या शून्य समूह, 18 समूह को शून्य समूह भी बोलते हैं, तो ये आते हैं पी ब्लॉक में। हमारा ये पी ब्लॉक है। और ये नीचे रखा गया हमारी आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा? एफ ब्लॉक। तो ये पॉइंट बनाओ आप पहले। हमारी आवर्त सारणी को एस कामा पी कामा डी तथा एफ ब्लॉक में बांटा गया है, तथा एफ ब्लॉक में बांटा गया है। ये चीज लिख लिया। अब एक पॉइंट और बनाओ बेटा, लिखो पहले कामा दूसरे कामा तीसरे कामा चौथे पांचवे छठवे लिख लो। पहले हिंदी में लिख लो, नहीं दूसरे तीसरे लिखो, फिर हिंदी में लिखो, नहीं तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 तथा 7वें आवर्त में क्रमशः 2,8 फिर 8 2,8 18 तथा 32
32, ठीक है, 32 तत्व आते हैं। कहने का भी क्रमशः 2,8 इतने इतने तत्व आते। कहने का मतलब है पहले आवर्त में 2 तत्व, ठीक है, कौन होते हैं? हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, 2 तत्व। ये देखो, ये जो आवर्त है ये पहला आवर्त है, ये वाला दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है पूरा, और ये 5वां आवर्त है, समझ गए? ये 6ठा आवर्त है, ये 7वां आवर्त है, ठीक है। ये कहाँ के हैं सर? ये कौन सा आवर्त के हैं बेटा? ये इस आवर्त के हैं, यहाँ यहीं के तत्व हैं, इस आवर्त और इसी समूह के हैं, ठीक है। ये वाले तत्व पूरे इस समूह के हैं, ये वाले तत्व पूरे इस समूह के हैं। 6ठा आवर्त के ये वाले हैं, 7वें आवर्त के ये वाले नीचे। इसमें भी 14 तत्व है, इसमें भी 14 तत्व, समझे? उतने यहाँ पे जगह एक ही समूह के तत्व हैं, यहाँ पे नहीं दिखाए जा सकते हैं टोटल, इसलिए इन्हें ये ब्लॉक को हमारी आवर्त सारणी के नीचे अलग रखा गया है। ये इसका एक तरह का दोष हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? एक पॉइंट और लिख लो बेटा, लिखो आवर्त में तत्वों की संख्या को, आवर्त में तत्वों की संख्या को 2n² सूत्र से निकाला जा सकता है, सूत्र से निकाला जा सकता है, जहां n आवर्त की संख्या है, जहां n आवर्त की संख्या है, ठीक। अब हमारे कोष भी क्या होते हैं? KLM, है ना। अब यहाँ पे आवर्त की संख्या n है, तो जैसे पहले आवर्त में, यानी कि पहला आवर्त में तत्व निकालना हो, पहला आवर्त में, तो सूत्र क्या होता है? 2n²। n के 2 गुणे n की जगह पे आवर्त कौन सा है? पहला, तो n का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, इसलिए n का मान n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। पहले आवर्त में कितने परमाणु? 2। तो दूसरे आवर्त में बेटा, दूसरे आवर्त में बताओ, दूसरे आवर्त में 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा दूसरे आवर्त के लिए। सेकेंड आवर्त के लिए क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरे आवर्त के लिए बताओ, तीसरे आवर्त के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 तिक्का 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तीसरे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ठीक है। तीसरे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे एक चीज फेल हो जाती है। याद रखना, फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे कोषों की संख्या के आधार पर दिया गया है। अच्छा, किसके आधार पर दिया गया है? कोषों की संख्या पर बताया गया है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो रिपीटेड होता है, पहले तो 2 आते हैं, फिर 8 का रिपीटेशन होगा, फिर कितना 18 का रिपीटेशन होगा, फिर 32 का रिपीटेशन होगा। आप ये चीज याद रखना, एक बार 2 आएगा, पहले में 2 आएगा, फिर 8 आएंगे दूसरे तीसरे में, फिर 18 आएंगे चौथे पांचवें में, और फिर छठे सातवें में 32 तत्व आएंगे। इतना याद रखना, एक बार 2 आएगा, फिर रिपीट होगा, 8 का रिपीटेशन होगा, 18 का रिपीटेशन होगा, 18 फिर 32 रिपीट होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना। समझ आ गई बात? और हमारे कोष कौन से होते हैं जानते हो ना आप? K, L, M, N, ये होते हैं ना कोष हमारे। कोषे के अनुसार उनमें आवर्त, कोषों की संख्या आवर्त की संख्या बताती है। K कोष में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं? 2। L कोष में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं? 8। M में 8, N में 18, आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, फिर 18, फिर 32, K, L, M, N, O, P, Q, इस तरह बनता चला जाता है ना, कोषों की संख्या है, ठीक है। इनमें कोषों की संख्या, ये कोषों की संख्या होती है। ये KLM क्या होते हैं? कोषों को व्यक्त करते हैं। KLM को हम किससे व्यक्त करते हैं? कोषों को। तो ये चीज लिख लो चाहे तो, KLM से हम कोषों की संख्या को व्यक्त करते हैं। पहले कोष के लिए K, पहले के लिए K, दूसरे कोष के लिए L, तीसरे के लिए M, चौथे के लिए KLMNO, पांचवे के लिए
P, फिर Q आ जाएगा छठे के लिए क्यों, सातवें के लिए R, ठीक है, R आ जाएगा ना सातवें के लिए, ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए। अब सर ब्लॉक में क्यों बांटा है, तो बेटा सुनो, एस ब्लॉक में वही तत्व रखे गए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उनका बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। समझ, कहने का मतलब ये है जब जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है वो सभी, क्योंकि हमारे कितने उपकोषों को उपकोषों में बांटा गया है, कोषों को किसमें बांटा गया है, उपकोषों में बांटा गया है। कौन से उपकोष होते हैं सर, एस पी डी एफ, ये उपकोष होते हैं। समझ आ गई बात। ये क्या है, उपकोष है। कोष कौन से, KLMNOP क्यों थे, ये क्या है, उपकोष है, ठीक है। जैसे पहला कोष है तो पहले कोष में कितने उपकोष आते हैं, जैसे पहला कोष कौन सा है, पहला कोष मतलब के, तो इसमें कौन सा उपकोष आएगा, उपकोष कौन सा आएगा, उपकोष आएगा इसमें एस बेटा, एस उपकोष। अब दूसरा आएगा सेकेंड उपकोष आएगा, सेकेंड कोष आएगा तो वो कौन सा होगा, एल होगा। इसमें कौन से आएंगे उपकोष, एस और आएगा पी आएगा। ये सब थोड़े हायर लेवल की चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको। एस पी आएगा। जब थर्ड वाला कोष आएगा, थर्ड वाला कोष कौन सा होगा, एम होगा, इसमें एस पी और डी उपकोष आ जाएंगे। फिर चौथे में एस पी डी एफ आ जाता है, ठीक, आगे जी भी फिर पांचवे में एस पी डी एफ आ जाता है। उतना काम कर भी नहीं रहता ऐसे, मतलब पहले कोष में उपकोष कितना कौन सा पाया जाता है, एस उपकोष, ठीक है। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तभी तो 2 ही तत्व आए हैं पहले आवर्त में, समझ रहे हो। कोषों की संख्या आवर्त की संख्या को बताता है, कोषों की संख्या किसको बताता है, आवर्त की संख्या को बताता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जो कोष होते हैं हमारे आवर्त की संख्या को बताते हैं। पहले में एक उपकोष आता है, एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तभी दो ही तत्व आते हैं पहले आवर्त में। दूसरे में 2 उपकोष होते हैं, इसमें होता पी, एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये चीज लिख लो चाहे तो। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लिख लो। और डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझ गए आप। इसी के अनुसार हमारे ये तत्व बटे हैं। जो यहाँ पे बेटा जो आधुनिक आवर्त सारणी आधार है ना, वो सच पूछो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आधार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की संख्या पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या जो होती, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व में। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक जो उसका होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के सब तीनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। उसी क्रम में ये सब व्यवस्थित किए गए हैं। चाहे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो यहाँ पे, चाहे प्रोटॉनों की संख्या कह लो, चाहे तो परमाणु क्रमांक कह लो। एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 2, यहाँ पे 3 वाला आएगा, यहाँ पे 4 वाला, फिर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। समझे बेटा, ऐसे ही चलता जाता है क्रम। तो ये अब इन्हें जो उपकोष हैं इन्हें रोमन अंक में भी दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं बेटा, रोमन अंक में। वो भी देख लो जरा सा। इसको बोल देते हैं फर्स्ट ए, इसको बोल, ये चीज लिख लेना, ये सेकेंड ए है, यहाँ से थर्ड ए शुरू होता है, ये थर्ड ए है, ये 4 ए है, ये 5 ए है, ये 6 ए है, ये क्या सा है 6 ए है, ये 7 ए है, ठीक है बेटा। और ये 0 है, ही 0 सम, ठीक है। और बी वाला यहां से शुरू होता है। फर्स्ट बी यहाँ पे है, सेकेंड बी यहाँ पे है, थर्ड बी यहाँ पे है, फोर्थ बी यहाँ पे है, फोर्थ बी आ गया। उसी क्रम में व्यवस्थित किया गया। 5 भी आ जाता है यहाँ पे, 6 भी यहाँ पे आ जाता है, 7 भी यहाँ पे आ जाता है। जो 8 आता है वो इन सब के लिए आता है, ये अपवाद में भी आ जाता है, ठीक है। 8 वाला 8वें 9वें और 10वें तीनों को लिए आ जाता है, समझे। अब एक चीज और लिख लेना,
तत्वों के बाहरी कोश में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें रोमन अंक में जो समूहों के बांटा 8 तक ही बांटा गया है। समझे? एक चीज ये पॉइंट लिख लेना आप बेटा, तत्वों के बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो तत्वों को 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह जाएंगे। जैसे 8 पूरा होगा तो पूरा एक आवर्त फुल हो जाएगा, फिर 8 पूरा होगा तो एक आवर्त फुल हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाता है। समझे आप? ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लेना आप बेटा, इसमें लक्षण में विशेषता लिख रहे हो ना, आवर्त लिखो, आवर्त समूहों को 2 उपवर्गों या उप समूहों ए तथा बी में बांटा गया है, ए तथा बी में बांटा गया है। ठीक है, अब इधर इसको मिटा रहे हैं, अब ये सब हो गया, इसके बहुत सारे हमने विशेषताएं लिखा गए। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं लिखा गए और समझा भी दिया बहुत सारा। ठीक है, समझा भी दिया बहुत सारा। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब आप इसके दोष लिख लीजिए। अब आप बेटा क्या लिख लीजिए? इसके दोष लिख लीजिए। चलो लिखो, दोष लिखो। गुण तो हो गए इसके। अच्छा, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। चलो कुछ मैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखा दूंगा। अच्छा चलो दोष लिख लो पहले आप। लिखो, इस आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति अस्पष्ट है। एक और लिख लो, इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्वों को, जो नीचे पड़े थे, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, आवर्त सारणी के नीचे रख गया। एक दोष और था बेटा, जो यहाँ पे हम लिखे थे ना, 8वां जो था, ये ढांचा आप जो हमने पीरियोडिक टेबल ढांचे बनाना, आप चाहे तो बुक में देख लेना, नहीं तो ये रफली आप बना के समझ लेना। ठीक है, तो 8वां था एक दोष ये भी है। यहाँ पे 8वां 9वां 10वां ये आवर्त इकट्ठे रख कर दिए गए थे ना। एक तीसरा दोष लिखो इसका, 8वें समूह में कॉलम 8 9 10 को एक साथ रखा गया। ठीक है, चलो हो गया, ये सब हो गया, इसके दोष भी हो गए। अब यही बना लो महत्वपूर्ण बिंदु, किसके? आधुनिक आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण बिंदु। फिर हम इसे फिनिश करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण बिंदु, जिनसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं ज्यादातर। जिनसे क्या बन जाते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, लिखो, ये देखो आपकी आवर्त सारणी दिख रही है। देखो ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना बेटा, देखो ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये किसको दिखाती है? ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। धातुओं और अधातुओं को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, आवर्त सारणी की टेढ़ी मेढ़ी लाइन धातु तथा अधातुओं को अलग करती है। ठीक है, एक और लिख लो, आवर्त सारणी के शून्य समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। यहाँ पे जो शून्य समूह था 18वां समूह, इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। ठीक है, ये चीज लिख लेना। अगला लिखो, आवर्त सारणी के 17वें समूह को
आवर्त सारणी के 17वें समूह को हाइड्रोजन समूह कहते हैं, हाइड्रोजन समूह कहते हैं। ठीक है, अब अगला लिख लो। आवर्त सारणी के पहले समूह को, आवर्त सारणी के पहले समूह में ऐसे लिखो, आवर्त सारणी के पहले समूह में क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं, क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, अच्छा क्षारीय तो पहले कर दिया ना मैंने, क्षार धातुएं वो वही है, क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं। और इधर जो दूसरा समूह है, जो दूसरा समूह था आवर्त सारणी का दूसरा समूह, इसमें कौन सी, इसमें भी धातुएं रखी गई। कौन सी धातु? मृदा धातु। ठीक है, मिट्टी से जो खोद के निकाली जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। एक चीज और लिख लेना, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एक चीज और पॉइंट लिख लेना, डी ब्लॉक के तत्व, महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं इसमें लिख लेना, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो फिर इतने में छोड़ दो, इतने महत्वपूर्ण, इतने बहुत हैं। एक दो हेडिंग सोच रहे हैं और लिखा दें ताकि कल कोशिश करें फिर हमारा लेसन पूरा हो जाए, तो अच्छी बात है। आप एक दो पॉइंट और लिख लें बेटा। हेडिंग डालें विकर्ण संबंध, ये अलग से पूछा जाता है, विकर्ण संबंध डाल लो हेडिंग। संक्रमण का तो पूछा जाता है, हमने लिखा दिया है। अब हेडिंग डाल लो विकर्ण संबंध। लिखो, लिखो क्या, समझो पहले। जो द्वितीय समूह है ना, लाइट तो नहीं लग रही है क्योंकि लाइट चली गई। चलो ठीक, द्वितीय समूह जो है, द्वितीय समूह है, द्वितीय आवर्त समूह भी बोल देते, आवर्त भी बोल देते। वैसे होना चाहिए क्या बेटा, आवर्त होना चाहिए ना। जो सेकंड आवर्त है, जो सेकंड आवर्त है और जो थर्ड आवर्त है। ठीक है, जो इसमें लिथियम आता है, बेरियम आता है ना, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, ये सब आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से आता है, मैग्नीशियम आता है। क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं। ये जो तत्व होते हैं बेटा, ये जो तत्व होते हैं, ये जो तत्व होते हैं ना, ये सिलिकॉन आता है। ये जो तत्व होते, जैसे लिथियम है सोडियम मैग्नीशियम से, बेरियम है एल्यूमिनियम से, बोरान है सिलिकॉन से। गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसी संबंध को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, ये समूह है, ये समूह है। अब ऐसे लिखो, इसको लिखो, दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के, तीसरे आवर्त के अगले समूह, अगले समूह, जो तीसरे आवर्त के अपने से अगले समूह, अपने से लिखना, अपने से अगले समूह के तत्वों के साथ, अपने से मतलब खुद से अगले समूह। ठीक, तीसरे आवर्त के तत्वों से खुद से अगले समूह के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये चीज बना लेना आप ऐसे। ठीक है, समझ आ गई बात बेटा जी? चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत है नहीं, फिर आ गई बात समझ। तो लाइट भी आ गई है। चलो फिर
ठीक है, पहला समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा समूह है और चौथा समूह, ये चौथा समूह। आशा करते ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, जैसे ये भी 2 प्लस बनाता है, ये भी 2 प्लस बनाता है, ये भी 3 प्लस बनाता है, ये भी 3 प्लस बनाता है। ठीक, ऐसे ऐसे ही चलता है इनका। ठीक है, इस तरह के गुण होते हैं ना। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 परमाणु क्रमांक होता है, 2,1। ठीक है, नहीं 2,1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, इसमें ऐसा कुछ, ये इसमें मतलब ये भी धातु वो भी धातु, लेकिन इनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से छोड़ो, इनके गुणों में प्रैक्टिकली ये देखा गया, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में, भौतिक क्रियाओं में, ठीक है, गुणों में समानता पाई जाती है। अध्ययन द्वारा ये प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा, चलो उदाहरण इसका देख ही लेते हैं हम। अच्छा, जैसे ले लेते हैं लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट कर देते हैं, इसको भी हीट कर देते हैं। इनके रासायनिक गुण में क्या समानता है? तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, समझे बेटा, लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। इस लिथियम पर 1 प्लस होता है, अच्छा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, दोनों पे 2-2 होते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी CO निकलेगा, इसमें भी CO2 निकलेगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ गए। लिथियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनके ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इन दोनों में देखो ये समानता है, इनके गुण में है ना, तो ये समानता हो गई उदाहरण के तौर पे। ठीक है बेटा, इसको ये बैलेंस नहीं है, चलो है बैलेंस है, समझ गए ना। अब तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जो दिखा दूं मैं आपको आज। कल हम आवर्त के गुणधर्म में क्रमिक परिवर्तन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसी में सब पूरा उसके बाद खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो भी बनेंगे इसके, एक चीज और, एक वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सब कुछ सिखाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, हम एक वीडियो में कल पहले उनके गुण पढ़ लेंगे पूरे, धात्विक लक्षण, संयोजकता, ठीक है, अधात्विक लक्षण, ये सब पढ़ लेंगे। ये चीज लिख लेना आप, ये रिएक्शन भी लिख लेना, जो थ्योरी हिंदी में बोला वो भी लिख लेना। ठीक है, तो फिर हो गया लगभग लेसन, 80% लेसन कंप्लीट हो गया। वही थोड़ा सा बचा है, फिर एक वीडियो में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लेंगे और आवर्त सारणी में कैसे पहचानेंगे कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ सीख लेंगे। और थोड़ा मैंने माइक वाइक मंगाया है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो आ जाएगा तो फिर आवाज़ अच्छी आएगी। ऑर्डर कर दिया तो पहले तो ऑनलाइन आ नहीं रहा था कुछ, अब आ रहा है, तो मैंने एक माइक का ऑर्डर कर दिया है, तो आवाज़ की क्वालिटी तो अच्छी आएगी। अब फिर धीरे धीरे जब बजट होगा तो जानते होगा, उतनी अभी इनकम नहीं है हमारी, उतना कुछ है नहीं, उतनी व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे अपना, सब कुछ बढ़िया बना लेंगे, फिर कैमरा वैमरा सभी आ जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा और बढ़िया दिखेगा, अच्छी क्वालिटी रहेगी। तो ठीक है, फिर अगर पसंद आया है तो अगर बेटा समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करना। जो पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी बना के मैंने समझाई वो आप अपने सामने खोल के रख लो, बुक हो उसमें खोल के रख दो। बुक नहीं ली है तो ले लो ना, अब तो दुकान खुल रही है ना, बुक ले डालो। ठीक है, अब लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लेकिन दुकानें खुल रही हैं। ठीक है, तो आप बुक खरीद लो, उसे समझो, क्योंकि समझने के लिए आसानी होती है बुक से, सहारा रहता है बुक से। ठीक है, हम तो समझा सकते हैं, एक तरह गाइड कर सकते हैं, लेकिन बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना बुक के पढ़े आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है बेटा, तो ठीक है, फिर 1-2 वीडियो में लेसन बढ़िया अच्छा लेसन देखो। अगर समझ ना आया तो प्लीज एक बार मैंने जो पीरियाडिक टेबल बना के समझाया है उसके फिर से समझ लेना। ठीक है, जो लिखने वाला तो लिखवा दिया मैंने, उतना तो आपको पढ़ना ही है, जो और समझने वाली चीजें थे वो मैंने समझाई है, तो समझने की कोशिश करना। अच्छा ठीक है, तो आशा करते समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और हाँ, जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो बेटा F ब्लॉक के तत्व होते हैं ये वाले, ये पहला होता है लैंथेनाइड वाला होता है, लैंथेनाइड होता है, ये होता है एक्टेनाइड। ठीक है, एक्टेनाइड बोलते हैं, एक्टेनाइड भी लिखा रहता है, एक्टेनाइड भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लेना। ठीक है, लैंथेनियम के आगे शुरू होता है, एक्टेनियम के आगे शुरू होता है, इसलिए लैंथेनाइड इसको बोल देते हैं। ये F ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें 14 तत्व आते हैं। लैंथेनाइड में भी लैंथेनाइड सीरीज होती है, उसमें भी 14 तत्व आते हैं।
एक्टिनाइट सीरीज हो तो इसमें भी 14 तत्व आते हैं। ठीक है, शायद पूछता है क्वेश्चन, ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो एक ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइट श्रेणी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना इसको भी। आप लगभग आपके पीरियाडिक टेबल देखो बेटा, पीरियाडिक टेबल बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा समझो इसे, पूरा अच्छे से पढ़ो समझो, तो कई दिन लगते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको एक थोड़ी देर में करवा दिया है काफ़ी कुछ, आपके अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा ही करवाया है, कम नहीं करवाया। ठीक है बेटा, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। आप आवर्त सारणी हो तो मेंडलीव की भी आवर्त सारणी देखो समझो, उसको जो समझाया है। आधुनिक आवर्त सारणी भी खोलो और देखो और समझो जो समझाया गया है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे। और अभी तक प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर देंगे, नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसी के सामने एक घंटे का चिन्ह आएगा, उसे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ऑल पे ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियोज हमारी डेली मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।